नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हफ्ते के पहले दिन बाजार में दबाव, मिड और स्मॉल कैप में बिकवाली, आईटी रियलिटी बैंकिंग शेयरों में दबाव। सेंसेक्स 251 और निफ्टी 86 अंक गिरा। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। एयरबस, बोइंग, दसॉ सहित 800 से ज्यादा कंपनियां हैं शामिल। बजट सत्र का पहला चरण हंगामे के साथ हुआ खत्म। अदानी पर चर्चा के लिए अड़ा रहा विपक्ष। राज्यसभा 13 मार्च तक के लिए स्थगित। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने पर बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच संग्राम। विपक्ष का आरोप, न्यायपालिका का हो रहा है राजनीतिकरण। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। चुनाव के रास्ते का रोड़ा साफ। उबर को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। महाराष्ट्र में प्रोविजनल लाइसेंस पर दे सकती है सेवा। महाराष्ट्र सरकार जल्द लाए कैब एग्रीगेटर पॉलिसी। और खबरों की शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर से, जिनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने पर बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच संग्राम छिड़ गया है। सरकार के फैसले पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार के फैसले से न्यायपालिका का राजनीतिकरण होगा। कांग्रेस ने जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस का कहना है कि इससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कम होगा। कि जजेस को गवर्नमेंट जॉब देना, गवर्नमेंट पोस्ट देना अनफॉर्चुनेट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको भेज देती है, जिससे लोगों का यकीन जुडिशरी पे कम होता चला जाता है। जस्टिस गगोई को अभी तो राज्यसभा दी थी, अब जस्टिस नजीर साहब को आपने गवर्नर बना दिया। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत लोग सवालिया निशान लगाते चले आ रहे हैं। जस्टिस गगोई के बनने के बाद जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाना उन लोगों के शक और शुबे को और मजबूत करता। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी ये पूछना चाहती है कि ऐसा तोहफा भविष्य में और कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बीजेपी आरएसएस की सरकार देने जा रही है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने में लॉ मिनिस्टर से लेके बीजेपी आरएसएस का जो हथकंडा है वो टाइट हो रहा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के जज सड़क पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और अब जो फेवरेबल सरकारों के जो जजमेंट हैं उनको देने वालों को एक ऐसी नज़ीर पेश की जा रही है जो भारत की डेमोक्रेसी की जो फ्यूचर है उसमें एक गलत नज़ीर है। तो ये बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि नज़ीर को राज्यपाल बनाकर संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। और कहीं संविधान में लिखा है क्या कि कोई भी जज जो रिटायरमेंट के बाद वो गवर्नर नहीं बन सकता है? और कांग्रेस ने स्वयं फातिमा बीबी को, और वो जब रिटायर की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, तो उनको तमिलनाडु का गवर्नर जो अपॉइंट किया गया था। और इतना ही नहीं तो जस्टिस पी सतशिवम, उनको भी नियुक्ति की गई थी। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे कांग्रेस के ज़माने में जब रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया गया है। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो संविधान विरोधी हो या नियम विरोधी हो। वहीं कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। रिजिजू ने ट्वीट किया, राज्यपाल की नियुक्ति पर एक बार फिर से पूरा गिरोह जोरों पर है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अब वो भारत को अपनी निजी जागीर जैसे नहीं चला सकते। अब भारत को संविधान के प्रावधानों और लोगों की इच्छा के अनुसार चलाया जाएगा। ये कानून मंत्री किरेन रिजिजू का ट्वीट है। और अब आपको दिखाते हैं एरो इंडिया के रंग। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023।
बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आज आगाज हो गया, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। भारत में हो रहा ये एयर शो कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया के 100 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। इसके अलावा यहां 32 देशों के रक्षा मंत्री, 29 देशों के वायुसेना प्रमुख भी इस एयर शो का हिस्सा बन रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस एयर शो में 809 कंपनियां अपनी एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन यहां पर करेंगी, जहां एयरबस, बोइंग, डसॉल्ट एविएशंस, लॉकहीड मार्टिन, ब्रह्मोस एयरस्पेस, आर्मी एविएशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में यहां कहा कि एरो इंडिया भारत की बढ़ती क्षमताओं का उदाहरण है। ये एरो इंडिया केवल शो नहीं बल्कि भारत की ताकत है। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। और अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज दबाव रहा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज बिकवाली का दौर जारी रहा। सेंसेक्स 251 पॉइंट गिरकर 60,432 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 86 पॉइंट गिरकर 17,771 पर बंद हुआ। पीएसई एफएमसीजी इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए। आईटी, रियलिटी, बैंकिंग शेयरों में आज दबाव रहा, तो वहीं ऑटो, फार्मा, एनर्जी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। और इस साल निफ्टी में 17,200 के स्तर से नीचे नहीं जा सकता, ऐसा कहना है goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा का। उन्होंने कहा कि चुनाव से एक साल पहले बाजार में रैली देखने को मिलती है, इसलिए बाजार के लिए ये साल अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसा है कि अगर वैल्यूएशंस की बात की जाए और अर्निंग्स जो अभी तक आई है उनको देख के अगर बात की जाए तो डाउनसाइड 17,200-300 से ज्यादा दिखाई नहीं देती है। तो थोड़ा बहुत वीकनेस और रह सकती है, बट आई थिंक एक बहुत ही अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है और प्री इलेक्शन ईयर में नॉर्मली एक अच्छी खासी रैली देखी जाती है। तो मैं काफी बुलिश हूँ कि ये साल इंडियन इक्विटीज के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात बजट सत्र की, जिसके पहले हिस्से के आखिरी दिन भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सांसद रजनी पाटिल के संसद के भीतर वीडियो बनाने पर निलंबन के फैसले को लेकर विपक्ष नाराज दिखा, तो वहीं राहुल गांधी के पीएम मोदी पर आरोप लगाने को लेकर बीजेपी ने माफी मांगने की मांग की। राज्यसभा को आखिरकार 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, संसद में आज क्या हुआ, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, आज जो संसद का दिन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। महत्वपूर्ण इस मायने में रहा कि संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से का आज समापन हो रहा है
और समापन हो रहा है, इसका मतलब राज्यसभा संपन्न हो गया है पहले हिस्से का, और 13 मार्च को फिर से जब बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा तब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। इस बीच जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो थोड़ा सा हंगामा यहाँ पर हुआ। हंगामे की 2 वजह थी। एक मामला ये था कि प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने, उन आरोपों पर राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की मांग उठी, लेकिन इस बीच हंगामा होता रहा। एक और मुद्दा ये था कि रजनी पाटिल जो कांग्रेस की सांसद है वो वीडियो बना रही थी सदन के भीतर। तो वीडियो बनाना चूँकि सख्त मनाही है तो इसको लेकर के उनका निलंबन कर दिया गया था। तो उनके निलंबन के खिलाफ कई सांसद वहाँ पे हंगामा करते दिखे और हालात यहाँ तक पहुँच गया कि स्पीकर को 5 सांसदों का नाम लेना पड़ा, और नाम लेकर, जो सामान्य तौर पर ऐसा नहीं देखने को मिलता, नाम लेकर उन्हें चेतावनी दी गई कि आप बेल में मत आया करिए। फिलहाल इन सब के बीच राज्यसभा की कार्रवाई अब पहले सत्र की खत्म हो गई है, अगले सत्र 13 मार्च से शुरू होगा। लोकसभा की कार्रवाई में आज प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर रखा गया है। प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा चल रही है, वो भी कुछ देर में लोकसभा की कार्रवाई भी आज खत्म हो जाएगी और फिर 13 मार्च को बजट सत्र का दूसरा जो हिस्सा होगा वो शुरू होगा। दूसरा हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पहले हिस्से में बजट पेश किया गया है, दूसरे हिस्से में बजट को पारित कराया जाएगा। तो उसमें क्या बजट के किसी प्रावधानों में सरकार बदलाव का प्रस्ताव रखती है या हूबहू पारित करा देती है, इस पर क्या चर्चा होती है, डिमांड फॉर ग्रांट में क्या निकल कर आता है। तो इन सब लिहाज से अगला हिस्सा जो बजट सत्र का होगा जो 13 मार्च से चलेगा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट से कैब एग्रीगेटर उबर को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को महाराष्ट्र में प्रोविजनल लाइसेंस पर सेवा देने की अनुमति दे दी है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को कैब एग्रीगेटर पॉलिसी लाने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले साल मार्च में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उबर को महाराष्ट्र में लाइसेंस लेने के आदेश दिए थे। इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जब तक अपनी कैब एग्रीगेटर पॉलिसी नहीं लाती है तब तक केंद्र के नियमों को मानना जाएगा। उबर महाराष्ट्र सरकार से प्रोविजनल लाइसेंस ले सकती है, तो वहीं कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जल्दी पॉलिसी लाने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह साफ किया है कि आर्टिकल 370 के निरस्त करने के खिलाफ चल रही जो सुनवाई थी, इस पर फैसले का कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने आर्टिकल 370 निरस्त होने के पहले के प्रावधानों और नियमों के आधार पर डीलिमिटेशन को चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की तुरंत बहाली जरूरी है, इसलिए परिसीमन को टाला नहीं जा सकता। इधर पिछले साल ही 3 सदस्यों वाले डीलिमिटेशन कमीशन ने परिसीमन तय कर दी थी, जिसमें जम्मू के क्षेत्र में 43 और कश्मीर के क्षेत्र में 47 सीटें तय की गई। इस तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें अब होंगे और कहीं ना कहीं चुनाव के रास्ते का जो रोड़ा था वो भी साफ होता हुआ अब दिख रहा है। और अब बात विमेंस प्रीमियम लीग यानी कि WPL की, जिसका पहला ऑक्शन मुंबई में शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना टॉप पिक रही। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टीम ने स्मृति पर 3 करोड़ 40 लाख की बोली लगाई। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी को भी RCB ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो वहीं भारतीय महिला टीम की कप्तान हरप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ 80 लाख में खरीद लिया है। ICC रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 T20 ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को गुजरात जायंट्स ने 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा। आपको बता दें कि इस बार टूर्नामेंट में 5 टीमें 90 प्लेयर्स को खरीदने के लिए बोली लगाएंगी। 4 से 26 मार्च तक चलने वाले ये टूर्नामेंट मुंबई में खेले जाएंगे। तो वहीं ICC महिला T20 विश्व कप 2023 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी है। केपटाउन के न्यूलैंड स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 4 विकेट पर 149 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 19 ओवरों में मात्र 3 विकेट खोकर 150 रन का टारगेट पूरा किया। इस जीत में जेमिमा रोड्रिग और रिचा घोष की अहम भूमिका रही। दोनों की अर्धशतकीय पारी के दम पर टीम ने 1 ओवर शेष रहते हुए जीत हासिल कर ली। इसके अलावा स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने भी 33 रनों की शानदार पारी खेली है। वहीं राधा यादव और नासरा संधू ने 2-2 विकेट हासिल किए और टीम को जीत दिलाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।